कल वाला सब कुछ क्लियर है? कल वाले पार्ट में कोई डाउट है क्या? कल वाले पार्ट में कोई दिक्कत है क्या? कल जो भी लोग क्लास में एक्टिव थे, अर्चिता, अंशिका, अभिनव, कल वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो बोलिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये सब क्लियर था? चलिए आज क्वेश्चन नंबर 67 से स्टार्ट करेंगे, है ना। क्या क्या डेटा यहाँ पे दिया है वो मैं लिख लेता हूँ। ड्यूरिंग ए लेबोरेटरी परमिएबिलिटी एक्सपेरिमेंट ऑफ मिल टेलिंग 20 ml ऑफ वाटर परकुलेटेड इन 30 मिनट। ठीक है, ये तो क्यों दे दिया, 20 ml 30 मिनट में परकुलेट किया है थ्रू टेलिंग्स ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है, एंड 20 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। डाया दे दिया, लेंथ दे दिया, क्यू दे दिया, है ना, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दे दिया। एच दे दिया, डाया दे दिया, लेंथ दे दिया, क्यू दे दिया, और आई का वैल्यू निकालने के लिए भी डेटा दे दिया। ट्वेंटी ml फॉर 30 मिनट, 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20, 30, 5, 20। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है तो बाई डी, ये तो बाई डी अब्सॉर्बर। हेड 0.2 मीटर है, परकुलेट 1.2 मीटर में हो रहा है, तो आई का वैल्यू 6, ठीक है। डाया 5 सेंटीमीटर, लेंथ 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल। ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी सॉल्व करना। अभी तक सभी लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्दी आइए फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट ही करते हैं अब, इनको ज्वाइन करेंगे, बाद में उनको बता देंगे कुछ डाउट होगा तो सबसे पहले क्यू को हम लोग यूनिट में ले आते हैं, है ना। क्यू को ऐसा यूनिट में ले आते हैं तो 20 ml पर मिनट है, तो 20 इंटू 10⁻³ कर देंगे, ये लीटर में आ जाएगा, है ना। और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, तो ये 1800 सेकेंड इसको लिख सकते हैं 30 मिनट को। तो ये 20 इंटू 10⁻³ ये ml में था, ये लीटर में आ गया, है ना।
और 1000 लीटर को 1 मीटर क्यूब बोलते हैं। तो अगर इसको 10⁻³ कर दें तो अब ये मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, ये वाला चीज समझ में आया क्या? पहले वो मिलीलीटर था, उसको लीटर करने के लिए एक बार मल्टीप्लाई किया 10⁻³ से, फिर लीटर को वापस मीटर क्यूब करने के लिए 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है ना? तो उसके लिए उसको फिर से मल्टीप्लाई किया 10⁻³ से। क्लियर? कोई डाउट? तो अब मीटर क्यूब में ये कन्वर्ट हो गया। चलिए, तो दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1800 मीटर क्यूब पर सेकेंड। थोड़ा सा और वर्कआउट करते हैं, 2 जीरो को ऊपर भेजते हैं, तो ये 10⁻⁻8 हो जाएगा, और ये 20/18 मतलब 10/9 हो जाएगा। ये आ गया अपना क्यू का वैल्यू। अब एरिया निकालना पड़ेगा अपने को। वो सैंपल जो है लैब में किया जा रहा है सिलेंड्रिकल शेप में, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर को d²/4 लिख सकते हैं इंटू एल। तो पाई हो गया 3.14, और डाया आपका दिया हुआ है 5 × 5 हो जाएगा, d²/4 इंटू एल। एल कितना है? 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे सारा सेंटीमीटर 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 में हुआ है, मतलब ये तीनों मिलकर सेंटीमीटर क्यूब है। इसको मीटर यहीं पे कर लेते हैं, तो सेंटीमीटर के लिए 10⁻² कर देंगे तो मीटर हो जाएगा, और ऐसा 3 बार है तो 10⁻⁻6 कर देंगे तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। एक मिनट, सॉरी, मैं वॉल्यूम तो निकाल रहा हूँ, एरिया चाहिए ना, ये कंपोनेंट की जरूरत नहीं है। πd²/4 ये सेंटीमीटर है, तो मीटर के लिए 10⁻², फिर से 10⁻², तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया ले लिया, सिर्फ पाई आर स्क्वायर लेंगे है ना एरिया के लिए। इसको सॉल्व करिए, कितना आंसर आ रहा है यहाँ तक। ये आएगा आपको सॉल्व करने पे 19.625 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट है तो मैसेज कीजिए। चलिए, फिर सारा वैल्यू अपना अब आ चुका है। तो सीधा अपना फॉर्मूला है परमेबिलिटी का, Q = KIA। अपने से K पूछ रहा है, तो ये सीधा Q/IA हो जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू पूछ रहा है, तो Q हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 10/9 इंटू 10⁻⁻8। ठीक, मीटर क्यूब पर सेकेंड अपॉन आई। आई कितना है? 6, और एरिया कितना आया है? 19.625 इंटू 10⁻⁻4। इसको ऊपर कर देते हैं तो 10⁻⁴ आ जाएगा। ये मीटर क्यूब पर सेकेंड था, नीचे मीटर स्क्वायर था, तो यूनिट मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा।
ऊपर आपका 10⁴ और 10⁵ प्लस में है और माइनस में 8 है, तो ऊपर हो गया 10⁻³ और नीचे हो गया 9 × 654 × 19.625। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 को इससे डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है। तो 54 इतना आया 1059.75, 1059.75, 1/1059.75। इसको आप सॉल्व करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, कैलकुलेटर यूज कीजिए। 1 ये वैल्यू निकालिए तो ये 0.00094 आ रहा है, मतलब पॉइंट के बाद 3 जीरो फिर 94 आ रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे 0.94 इंटू पॉइंट के बाद 3 जीरो आ रहा है तो उसके लिए -3, और ये तो एक पहले से 10⁻³ है ना, इतना मीटर पर सेकेंड हो गया। ये -3 बहुत ज़्यादा हो रहा है, -6 हो रहा है, 10⁻⁶। इसको माइक्रोमीटर लिख लेंगे, है ना। 0.94 तो एज इट इज है, और इसको 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको माइक्रोमीटर लिख लेंगे, माइक्रोमीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? इस सॉल्यूशन में कुछ दिक्कत है तो बताइए। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था, है ना, कॉन्सेप्ट तो वही था, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा था। कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट कीजिए। ये सॉल्यूशन समझ में आया कि अर्चिता? ये सॉल्यूशन समझ में आया क्या? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्राजीलियन टेस्ट, ये तो मैं बता ही चुका हूँ इसका क्या फॉर्मूला वगैरह होता है, ब्राजीलियन टेस्ट और पंच शियर टेस्ट का, है ना। ब्राजीलियन टेस्ट का है क्या अपना 2p/π/dt, और पंच शियर टेस्ट का है p/π/dt। ब्राजीलियन में 2p होता है और पंच शियर में सिंगल p होता है। ये सब तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो डेटा आपने जो क्या क्या दिया है 68 नंबर क्वेश्चन में, डाया 54 mm और थिकनेस t = 22 mm, और फेलियर लोड दिया है 11.4 किलो न्यूटन, तो MPa में पूछ रहा है। बस यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन में बस यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, बाकी सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। यही है, डाया क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है 54 mm, थिकनेस दिया हुआ है 22 mm, ठीक। और लोड कितने पे फेल हुआ, P 11.4 किलो न्यूटन। क्या टेंसाइल स्ट्रेस पूछ रहा है क्या ब्राजीलियन टेस्ट से, 2p/π/dt। एक बार देख लीजिए,
हाँ, टेंसाइल स्ट्रेंथ ही पूछ रहा है 5422 mm में, यहाँ किलो न्यूटन में और एमपीए में पूछ रहा है। ठीक है, एमपीए में पूछ रहा है। इसका यूनिट अपने को एमपीए में चाहिए। ठीक, उसके अकॉर्डिंग आप लोग सारा यूनिट सेट कीजिए, सीधा आंसर आएगा 2 इंटू 11.4 किलो न्यूटन, है ना। तो किलो न्यूटन है तो 10⁻³ इंटू न्यूटन लिख सकते हैं। और एमपीए ध्यान रखिएगा सीधा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, याद रहेगा तो कैलकुलेशन के समय और इजी हो जाएगा। पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पीए, और एमपीए होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, है ना। तो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा हो गया, ऊपर न्यूटन एन आ ही गया और नीचे देखिए अपना दोनों वैल्यू एमएम में है, तो आराम से नीचे यहाँ एमएम स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू कितना है 3.14 इंटू 54 इंटू 22। यूनिट देखिए आराम से सेट हो गया, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यही एमपीए होता है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये एमपीए हो गया और इधर कैलकुलेटर यूज कीजिए। 22.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 3.14 इंटू 54 इंटू 22। सीधा कैलकुलेटर यूज कीजिए, आंसर आएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं है इसमें। 22.800। आंसर करिए आप लोग भी, कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, बताइए कमेंट में। मैं सॉल्व किया हूँ, समथिंग अराउंड 6.1 आ रहा है। आप लोग का कितना आ रहा है? जो आ रहा है वही आंसर होगा, 6.1 MPa। ये कैलकुलेशन आप लोग अपने कैलकुलेटर में एक बार सॉल्व कीजिए और बताइए तो क्या आंसर आ रहा है। 6.11, वेरी गुड, मेरा भी वही आ रहा है। ठीक है, तो यही आंसर होगा। कोई डाउट? सब क्लियर है? चलिए, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। A rock specimen of average thickness 0.8 centimeter failed at an applied load of 1000 kg during determination of shear strength by the punch test, है ना। इसमें पंच टेस्ट का बात हो रहा है, मतलब P/π/dt का। ये सब जो क्वेश्चन में दिया रहता है ना, ये सब पे ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा चीज है। अब देखिए जहाँ भी पूछ रहा है अपने को ब्राजीलियन टेस्ट, वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछ रहा है, और जहाँ भी पंच शियर टेस्ट है वहाँ शियर स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो ब्राजीलियन टेस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। और पंच शियर स्ट्रेंथ में तो नाम में ही शियर है, तो वो तो आपको शियर स्ट्रेंथ ही पूछेगा, है ना। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये भी सिंपल ही है, थिकनेस 0.8 दिया है, डाया 2.8 दिया है और लोड 1000 kg दिया है। ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछ रहा है, बस यूनिट पे ध्यान देना है। ये सब क्वेश्चन में कैलकुलेशन इजी ही होता है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए, और 1000, 0.8 और 2.8। ओके, 1000, 0.8, 2.8। ठीक है, अपने को निकालना है पंच पियर स्ट्रेंथ कितना होगा, और यूनिट किसमें पूछ रहा था, यूनिट देखना है अपने को।
केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, और इधर दिया है केजी और सेंटीमीटर सेंटीमीटर। वाह, ठीक है, बस यही डेटा है अपने पास। ठीक है, तो पंच शीयर स्ट्रेंथ निकालते हैं, पी अपॉन पाई डी टी। पी कितना है 1000, यूनिट क्या है केजी, पाई डी टी 3.14, डी कितना है 2.8, टी कितना है 0.8, दोनों में सेंटीमीटर है तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को चाहिए भी इसी में, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना, चाहिए भी इसी में, तो बस यूनिट का टेंशन खत्म। अब सिर्फ इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1000 अपॉन, इस तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है आंसर फिर से निकालिए। तो सिंपल कैलकुलेशन है, आंसर निकालिए तो इस बार क्या आ रहा है, मैं भी निकालता हूँ, आप लोग भी निकालिए, क्रॉस चेक हो जाएगा। यही आंसर आया है क्या आप लोगों का भी, 142.17 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्लियर है ना, कोई डाउट वाउट तो नहीं आ रहा है, कुछ डाउट आ रहा है तो पूछिए। ये सब क्वेश्चन में सीधा है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और जो यूनिट है यूनिट चेक कर लीजिए, दिया हुआ किस यूनिट में है, पूछ किस यूनिट में रहा है। पहले यूनिट वाला पार्ट ही, जब कैलकुलेशन करते हैं ना, पहले यूनिट वाले पार्ट को ही सॉल्व कर लीजिए, जिस यूनिट में पूछ रहा है उसी यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, जो भी मल्टीप्लाई करना हो 10 टू द पावर में, या जो भी मल्टीप्लाई करना हो, पहले यूनिट से टेंशन फ्री हो जाइए, उसके बाद इधर न्यूमेरिकल पार्ट में जो भी कैलकुलेशन है उसको कर दीजिए, हो गया। नहीं तो क्या होता है ना, पहले कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं तो कई बार जल्दीबाजी में लास्ट में यूनिट से ध्यान चला जाता है कि यूनिट पे क्या था, है ना, तो वो चीज़ है। फिर आप वही आंसर टिक करके आ जाओगे जो सॉल्यूशन न्यूमेरिकल से आया, फिर बाद में याद आएगा कि यूनिट में तो कुछ और था, इस कारण से गलती हो गया। तो पहले यूनिट वाले पार्ट को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को सॉल्व कीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़िया है। चलिए ये क्वेश्चन एक बार देखते हैं, 70 नंबर 70। ए रॉक स्पेसिमेन वाज सब्जेक्टेड टू डायमेट्रिकल पॉइंट लोड टेस्टिंग। ठीक है, द प्रेशर गेज रीडिंग एट फेलियर, जिस समय फेलियर हुआ उस समय प्रेशर गेज का रीडिंग 12.5 MPa है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो फेलियर का रीडिंग है
वो लोड नहीं है। लोड आपका केजी में होता है, केजी में, है ना, कि कितना लोड पड़ रहा है, कितना फोर्स आ रहा है। यहाँ पे प्रेशर गेज है, मतलब यहाँ प्रेशर आ रहा है, प्रेशर इक्वल टू क्या, फोर्स अपॉन एरिया। तो अभी क्वेश्चन में क्या है, फोर्स अपॉन एरिया वाला पार्ट दिया है, एमपीए में है, ये फोर्स नहीं है। ऊपर वाला जो दो क्वेश्चन था, ब्राजीलियन टेस्ट और ये अनशियर टेस्ट वाला, उसमें देखिए जो फेलियर हुआ था उसमें लोड दिया था कितना केजी, तो डायरेक्ट उससे डिवाइड कर दिए पी अपन पाई डी टी में, पी में वो ऊपर लिखा गया, नीचे पाई डी टी हो गया। इस वाले क्वेश्चन में आपको लोड नहीं दिया है, इस वाले में आपको प्रेशर दिया है। तो पहले आपको लोड निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ध्यान दिए, लोड रहेगा तो केजी में रहेगा, ग्राम में रहेगा, टन में रहेगा, ऐसा। और प्रेशर में रहेगा तो पास्कल में रहेगा, एमपीए में रहेगा, जीपीए में रहेगा। ये प्रेशर हो गया, ठीक है। यूनिट पे ध्यान दीजिए ना, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज है तो हम लोग प्रेशर लिखेंगे। एक तो यूनिट पे भी ध्यान दीजिएगा, कई बार फोर्स पे बहुत सारे फॉर्मूला में पी अपॉन पाई डी टी लिखा है, वो पी फोर्स है, ऐसे सुनने में लगेगा कि वो प्रेशर है। तो आप लोग को डाउट हो तो आप लोग एफ अपॉन पाई डी टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन ये ध्यान रहना चाहिए कि जो भी इस टाइप का फॉर्मूला है उसमें ऊपर फोर्स लिखाता है, अगर प्रेशर है भी तो उसको हम लोग पहले फोर्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रेशर 12.5 दे दिया है और रैम एरिया 13.36। उसके बाद कोर डायमीटर दिया हुआ है 54 mm। तो अपने से पूछ रहा है पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स, है ना। ये क्वेश्चन ऊपर में जो दिख रहा है, फोर्स दे दिया था 12.5, फोर्स नहीं, प्रेशर दे दिया था 12.5 एमपीए, रैम एरिया दे दिया था 13.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, डाया दे दिया है 54 mm, और पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स पूछ रहा है, ठीक है। पूछ रहा है पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स, क्या होगा। पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, आई एस इक्वल टू पी अपॉन डी स्क्वायर। ये पी जो है ये लोड है, लोड है, ये प्रेशर नहीं है, ये लोड है, फोर्स है ये पी, ठीक है। तो अपने को इंडेक्स पूछ रहा है तो यहाँ यूनिट का टेंशन ही नहीं है, ऊपर जो यूनिट रखिए नीचे भी वही रखिए,
जो भी रखना है सेम रखिए, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही आएगा, वही आंसर होगा। तो हम लोग वही रखना है, तो हम लोग ऐसा यूनिट में ही रखते हैं, मीटर पास्कल यही सब रखते हैं। ठीक है, तो डी तो डायरेक्ट दिया हुआ है 54 mm, जिसको मीटर में कर लेते हैं 0.54 सेंटीमीटर होगा, 5.4 सेंटीमीटर होगा, 0.054 मीटर हो जाएगा। ये हो गया डाया, डाया का मामला खत्म। अब अपने को प्रेशर दिया है रैम एरिया। ये रैम एरिया क्या होता है, किसी को पता है क्या? कमेंट में लिख सकता है क्या रैम एरिया? रैम एरिया किसी को पता है तो एक दो लाइन लिखिए कमेंट में, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। कभी लैब वेब में गए हो, इस टाइप के एक्सपेरिमेंट में शामिल हुए हो तो पता होगा रैम एरिया क्या होता है, नहीं तो मैं बताऊंगा अभी। बेसिक चीज़ें अच्छे से समझिए, यूनिट चेंज कैसे करना है, यूनिट कन्वर्जन कैसे करना है, फॉर्मूला में कौन सा प्रेशर है, कौन सा फोर्स है, पहले वो जो उसको जैसा डिमांड है उस फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करना। कैलकुलेशन अपने को लास्ट स्टेप पे करना है, कैलकुलेशन के लिए बेचैन नहीं होना है। तो फर्स्ट स्टेप पे ही जोड़ना घटाना शुरू कर दिए, पहले उसको प्रॉपर शेप में लाइए कि क्या यूनिट चाहिए, क्या डायमेंशन चाहिए, क्या वो फोर्स है, क्या वो प्रेशर है, वो सारा आ गया तो लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन कीजिए। देखिए रैम एरिया मैं बताता हूँ, नहीं आइडिया होगा आप लोगों को। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सैंपल है, मान लीजिए जैसे कोई ये कोई सैंपल है ना, तो इधर कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है ना, इधर कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, उसका ये टॉप पोर्शन है, उसमें जो भी अरेंजमेंट है इस तरह का अरेंजमेंट है, इस तरह का अरेंजमेंट है, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है, और ऐसे लोड इस पे दिया जा रहा है। तो ये जो नीडल जैसा इक्विपमेंट है, ये जो नीडल जैसा इक्विपमेंट है, इसका जो एरिया है ये वाला जिसको मैं शेड किया हूँ, मतलब अपने सैंपल पे जितने दूर पे डायरेक्ट प्रेशर ये लग रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट का जो नोजल बोल सकते हैं, इस नोजल का जो एरिया है इसी को रैम एरिया बोलते हैं। रैम एरिया क्लियर हुआ? रैम एरिया क्लियर हुआ कि नहीं? किसको बोलते हैं? इस निडल के टिप को का जो एरिया होता है इसको रैम एरिया बोलते हैं। यस या नो कमेंट में बोलिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। रैम एरिया समझ में आया क्या होता है? रैम एरिया क्लियर हुआ कि नहीं, मैसेज कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, तो अपने को फोर्स निकालना है। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट। ये कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी था कि रैम एरिया क्या होता है, इसलिए मैं इस पर इतना फोकस कर रहा था। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, तो कितने एरिया पे कितना फोर्स लगा रहे हैं उसको डिवाइड करके ही प्रेशर आता है। तो यहाँ क्या देखिए, हम लोग कितना प्रेशर लगा रहे हैं, 12.5 MPa, और कितने एरिया पे लगा रहे हैं, पूरे पूरे सैंपल पे तो लग नहीं रहा है, इतनी जगह पे लग रहा है। तो एक्चुअल में ये कितना, ये इंस्ट्रूमेंट फोर्स कितना लगाया, ये जिस समय ब्रेक हुआ उस समय ये फोर्स कितना लगाया, वो तो इस पर डिपेंड करेगा कि ये कितना एरिया पे इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अगर ज़्यादा बड़ा एरिया पे रहता तो ये ज़्यादा प्रेशर दे पाता, कम एरिया पे था तो ये कम में ही टूट गया। तो इस एरिया से अपने को फोर्स निकलेगा, तो अपने को फोर्स चाहिए तो हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया।
फोर्स प्रेशर कितना हो गया 12.5 MPa है, इसको भी 10⁻6 कर देते हैं, ये भी आपका आ जाएगा इसमें पास्कल में, पास्कल में आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, इंटू एरिया, एरिया को भी हम लोग ले लेंगे मीटर स्क्वायर में। रैम एरिया कितना दिया हुआ है, यही होगा 13.36, तो इंटू 13.36 और 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, ये फोर्स न्यूटन में आ गया। ठीक है, ये फोर्स न्यूटन में आ गया 12.5 इंटू 13.36 इंटू 10⁻⁻⁴ 2, ये न्यूटन में आ गया। अब आ जाते हैं, यही फोर्स है लोड, ये डालना पड़ेगा अपने को। जल्दीबाजी में डायरेक्ट 12.5 डाल के सॉल्व मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रेशर है, ये फोर्स नहीं है। तो आई एस इक्वल टू होता है, पी हो गया आपका 12.5 इंटू 13.36 इंटू 100 अपॉन डाया का स्क्वायर। नहीं, आई एस यूनिटलेस नहीं है, इस बार मैंने इसको यूनिटलेस बोल दिया था, यूनिटलेस नहीं है। देखिए यहाँ तो न्यूटन में आ ही रहा है, और नीचे आपका डाया कितना निकाले थे 0.054 इंटू 0.054, ये मीटर स्क्वायर है ना। ये चीज़ हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल हो जाएगा। सॉल्व करिए, जरूरत होगा तो हो सकता है एमपीए में भी चला जाइए। 12.5 इंटू 13.36 इंटू 100 डिवाइडेड बाई एमपीए करते हैं। ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 1000, ये उड़ाएंगे तो ऊपर 1000, 10⁻3 10⁻3 10⁻6 हो जाएगा इंटू 10⁻6, और ये सीधा 54 54, और ये पास्कल। दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको एमपीए लिख सकते हैं, 10⁻6 पास्कल को मेगा पास्कल लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करिए तो कितना आ रहा है 12.5 इंटू 13.36 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 बार 54, 5.73। दिस इज इक्वल टू 5.73। ये आ रहा है। कोई दिक्कत इस सॉल्यूशन में, कोई दिक्कत है तो बताइए। इस सॉल्यूशन में कोई दिक्कत है तो बताइए, आराम से समझ लीजिए इसको। आज का क्वेश्चन में कुछ कुछ टर्म्स वगैरह कॉन्सेप्चुअल था, तो उसको समझना जरूरी है, इसलिए जल्दीबाजी में सॉल्यूशन नहीं करते हैं, आराम से समझ लीजिए। बस रिपीट में जब क्वेश्चन आए तब बनना चाहिए, सिमिलर क्वेश्चन दोबारा आए तो बनना चाहिए। फर्स्ट टाइम समझते समय 2 मिनट ज़्यादा भी लगे तो दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? 5.47 आपका कैसे आ रहा है? मेरा तो 5.72 आ रहा था, 727, मतलब 5.73। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कीजिए तो जितना आपका कितना आ रहा है। अर्चिता, आपका कितना आ रहा है आंसर? आप सॉल्व करो तो कितना आ रहा है?
5.2? ऐसा कैसे हो रहा है? सबका आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है? 5.72, वेरी गुड। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। वो 5.727 आ रहा है, इसलिए उसको 5.73 लिख रहा है ना? ठीक है, 5.72 आप बोल रहे हो तो मतलब आप सही सॉल्व किए हो। ये क्वेश्चन देख लो। 71, द रॉक स्पेसिमेन obtained from the overlying strata in a coal mine were tested in UniHCl compression and the following results were obtained at 50% of average compression strength। ये सबसे कोई मतलब नहीं है, सीधा डेटा पे आइए। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन 0.06, ठीक है, और लैटरल स्ट्रेन 0.012, इससे न्यू आ जाएगा। द रेशियो ऑफ वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, सिंपल ही है ये भी। आपको मैं बताया ही था एक बार कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस जो है वो कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन 0.06, लैटरल स्ट्रेन 0.012, ठीक। और अपने से पूछ क्या रहा है? वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, है ना? ये रेशियो पूछ रहा है, क्या होगा? सबसे पहले न्यू निकालिए। न्यू क्या होता है? लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, यही होता है न्यू। लैटरल हो गया 0.012 और ये 0.06, एक और जीरो दिया, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, 12 5 या 60, 1/5, 0.2। न्यू का वैल्यू आ गया 0.2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। इसमें डेरिवेशन करवाया था बहुत पहले, के वैल्यू वाला। सिग्मा हॉरिजेंटल अपॉन सिग्मा वर्टिकल इक्वल टू न्यू अपॉन 1 - न्यू। ये सब फॉर्मूला ध्यान रखना, क्योंकि हर चीज एग्जाम में आप डिराइव नहीं कर पाओगे, उतना समय नहीं होगा। ठीक है, न्यू अपॉन 1 - न्यू, ये फॉर्मूला है। तो क्या आ गया अपना? सिग्मा हॉरिजेंटल अपॉन सिग्मा वर्टिकल। न्यू कितना है? 0.2 और 1 - 0.2, ये क्या हो जाएगा? 0.2 अपॉन 0.8। सॉल्व किया, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, 2/8, इसको 1/4 कर दिया। क्लियर है? इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर बताइए आप कमेंट में। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? कितना आंसर है आप लोगों का? आप लोग का कितना आंसर आया इस क्वेश्चन का, जो मैं अभी बता रहा था, जिसका न्यू वैल्यू 0.2 है?
इतना आंसर आ रहा है, आप लोग भी साथ में थोड़ा पेन चलाओ, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखो। सिर्फ सॉल्यूशन देखने से फायदा नहीं होगा। आपका क्या आंसर आ रहा है अर्चिता? सॉल्व कर पा रहे हो? देखिए इस क्वेश्चन में मैं क्यों आप लोग को थोड़ा टाइम दिया वो भी पता चलेगा। तो अपना वैल्यू आ गया सिग्मा हॉरिजॉन्टल बाय सिग्मा वर्टिकल इक्वल टू 1.4। अब क्या करेंगे, न्यूमेरिकल आंसर रहेगा, बच्चे सीधा 1/4 इक्वल टू 0.25 आंसर मार्क करेंगे, घर आ जाएंगे, खुश हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन मुझे आता था, मैंने सॉल्व कर दिया, मेरा सही हो गया। एग्जाम में आएगा 0 मार्क्स। ठीक है? क्यों आएगा? क्योंकि आप देखो क्वेश्चन क्या गेम किया है, कंसंट्रेशन लेवल आपका चेक किया है, ये वर्टिकल टू हॉरिजेंटल स्ट्रेस पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है हॉरिजेंटल टू वर्टिकल स्ट्रेस का। फॉर्मूला होता है हॉरिजेंटल टू वर्टिकल स्ट्रेस का। ये पूछ रहा है वर्टिकल टू हॉरिजेंटल स्ट्रेस। इसको सीधा पलट देंगे दोनों को, सिग्मा वर्टिकल बाय सिग्मा हॉरिजेंटल, 4/1, 4 आंसर होगा इसका। ध्यान दीजिए ऐसी चीजों पे, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, न्यू दिया हुआ था 0.2, सीधा फॉर्मूला आता है सिग्मा हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल न्यू अपॉन 1 - न्यू, कोई भी सॉल्व कर देता, 1/4 मार्क के आ जाता। सिर्फ कंसंट्रेशन लेवल चेक कर रहा है ये क्वेश्चन कि आपको एग्जाम में कितना कंसंट्रेशन से आप क्वेश्चन पढ़े हो। तो क्वेश्चन का एक एक लाइन ध्यान से पढ़ना है, वो क्या पूछ रहा है, क्या यूनिट है, जो पूछ रहा है फॉर्मूला उसी का है या जस्ट पलट दिया है, क्या किया है नहीं किया है, पहले अच्छे से क्लियर हो लेना है, तब सॉल्व करना है। ये सिग्मा वर्टिकल बाय सिग्मा हॉरिजॉन्टल पूछ रहा था, ये एक वेकअप कॉल है कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया ये चीज? ये चीज समझ में आया जो मैं अभी बताना चाह रहा था? वेरी गुड। चलिए एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं, उस पर थोड़ा वर्कआउट कीजिए। ग्राफ और आपसे डरना नहीं है। ये ग्राफ देखिए, ठीक है, ये ग्राफ देखिए, इसमें मैं अभी कुछ बताने वाला हूँ कि ग्राफ को रीड कैसे करते हैं। वैसे बुक में तो जो ये इमेज है वो तो अच्छे से दिख रहा नहीं है,
ठीक है, बट फिर भी मैं बताता हूँ। ये एक ग्राफ है जो जिसमें 3 डेटा दिया हुआ है, एक रूफ स्पैन, एक आरएमआर और एक स्टैंड अप टाइम। स्टैंड अप टाइम भी मैं पहले बताया हुआ हूँ कि बिना सपोर्ट का कोई भी जो एक्सकैवेशन है वो कितना देर तक स्टैंड कर सकता है, मतलब कोलैप्स नहीं करेगा। तो उससे मतलब वो आरएमआर पे डिपेंड करता है कि अगर कितना ज़्यादा आरएमआर रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा देर टिकेगा, कम आरएमआर रहेगा तो जल्दी गिर जाएगा। वो होता है स्टैंड अप टाइम। रूफ स्पैन हुआ मतलब कि कितना मीटर जो है वो अनसपोर्टेड है ना। स्पैन मतलब मीटर, जो लेंथ लेंथ है, लेंथ हो या विड्थ हो, जो भी हो, जो ज़्यादा होगा वो स्पैन हो गया। तो इस क्वेश्चन में देखिए, आपको इस वाई एक्सिस पे रूफ स्पैन दिया हुआ है। सही से नहीं दिख रहा होगा बट ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बस वो सुनते रहिए। वाई एक्सिस पे रूफ स्पैन दिया हुआ है कितना मीटर, मतलब कितना मीटर अनसपोर्टेड है, ये समझो आप। ये वाई एक्सिस पे दिया हुआ है, ये 1 2 3 4 इस तरह से करके लिखा हुआ है। ठीक, 1 2 3 4 करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एक्स एक्सिस पे स्टैंड अप टाइम है। ठीक है, स्टैंड अप टाइम मतलब कितना देर तक वो टिका रहेगा बिना सपोर्ट का भी। तो यहाँ है 10⁻⁻², 10⁻⁻1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, मतलब 10⁻², 10⁻3, इस तरह से है, 10⁻4, जो भी वैल्यू है वो तो आपको एग्जाम में क्लियर ही दिखेगा। तो वो इस पे दिया हुआ है। और ये जो डायग्राम है ये आरएमआर का कैटेगरी दे दिया है। ये जो है यहाँ पे दे दिया आरएमआर 20, यहाँ पे दे दिया आरएमआर 40, मतलब ये लाइन जो है ये आरएमआर 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन आरएमआर 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 80 को कर रहा है और ये 100 को कर रहा है। ठीक है, तो अपने को इसको रीड कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, इन ए मेटल माइन रूफ स्पैन ऑफ ए ड्राइव इज 4 मीटर। रूफ स्पैन 4 मीटर दे दिया। आप सीधा देख लीजिए, रूफ स्पैन ये है, 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 4, 4, ये है 4 मीटर वाला। तो यहाँ पे सीधा आप एक लाइन खींच दीजिए। ये जो थोड़ा सा मोटा सा लाइन दिख रहा है बाकी का कंपेरिजन में, यही है वो रूफ स्पैन 4 मीटर वाला लाइन। 5 रहता तो इसलिए ऊपर वाला लेते, 3 रहता तो इसके नीचे वाला लेते। अभी 4 बोल रहा है इसलिए सीधा ये लाइन हम लोग ले लिए। ठीक है, ये वाला ले लिए, ये ले लिए, ये हो गया रूफ स्पैन 4 मीटर वाला लाइन। उसके बाद क्या दिया है, इफ द आरएमआर ऑफ द रॉक मास चेंजेस फ्रॉम 40 to 60, देन द स्टैंड अप टाइम इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ। बोल रहा है कि आरएमआर अगर रॉक का 40 से 60 हो जाए, मतलब मान लो इसी 4 मीटर स्पैन वाले में ही अगर हम 40 मीटर वाले रॉड की तरफ चेक करें और 60 मीटर वाले रॉड की तरफ चेक करें, तो दोनों के स्टैंड अप टाइम में किस रेशियो में डिफरेंस आएगा। तो जिसका 40 है ऑब्वियसली वो थोड़ा जल्दी गिरेगा, जिसका 60 है वो थोड़ा लेट से गिरेगा, वो ज़्यादा देर तक टिकेगा 60 वाला, 40 वाला जो है वो जल्दी गिर जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, ये लाइन था 20 वाला, ये लाइन है 40 वाला, आर एम आर का लाइन, ये 5 जो लाइन है ये आर एम आर का लाइन है। तो पहले आप एक 40 वाले पे लाइन खींच लो, ठीक, और एक 60 पे। आरएमआर चेंज हो गया 40 से 60, एक आप 60 वाले पे खींच लो। ठीक है, खींच लिया। अब अपने को स्टैंड अप टाइम दोनों का मिल जाएगा, उससे इजीली फैक्टर निकाल लेंगे। तो ये इस 4 मीटर वाले को, ये 40 वाला जहाँ पे कट गया, इसको आप प्रोजेक्ट कर लो नीचे। ये स्टैंड अप टाइम हो गया 40 वाले के लिए। ठीक, ये स्टैंड अप टाइम जो पहला आ गया, ये आ गया आरएमआर 40 वाले के लिए। ठीक है, ये स्पैन तो 4 मीटर है ही, और ये आर एम आर 40 वाले के लिए ये आ गया। और यहाँ जब कट कर रहा है, ये जो आर एम आर 60 के लिए कट कर रहा है, इसको जब नीचे प्रोजेक्ट करेंगे,
तो ये आ रहा है RMR 60 वाले के लिए। ठीक, तो RMR 40 के लिए जो वैल्यू है यहाँ पे 10 है, मतलब 10 से कुछ कम होगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं दिख रहा है जैसा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये 7 पे कट कर रहा है, तो मतलब ये जो स्टैंड अप टाइम है वो 7 है, मतलब आवर्स में ही होगा। तो ये हो गया 7 आवर। मतलब RMR अगर 40 है तो 7 घंटा तक रह जाएगा बिना सपोर्ट में भी इस सिचुएशन में। और ये जो 60 है, तो ये 10, ये 100, ये 1000 है ना, 1000। तो ये 60 के पास जो हमारा वैल्यू आ रहा है, जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए। वैल्यू तो जो भी देगा वो चार्ट में सीधा दिख जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आ रहा है अपना 400। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए मैं बस ये बता रहा हूँ, ये आ रहा है 60 पे आ रहा है 400 आवर। तो बस ये कितना फैक्टर से बढ़ा है ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ये कितना फैक्टर से बढ़ा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ था, कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ था जो भी था, और इस तरह से लाइन कट कर रहे थे। यहाँ से 4 मीटर पे गया हुआ था एक, ये स्पैन था, ये RMR 40 था, ये RMR 60 था, है ना। ये RMR है ये दोनों, और इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे वैल्यू 7 था, और यहाँ जो 60 कर रहा है ये 400 था। ये आवर्स में था, और ये स्टैंड अप टाइम था। ठीक है, ग्राफ पे मैं रिप्रेजेंट कर दिया इस चीज़ को। तो 40 RMR वाले सिचुएशन के लिए 4 मीटर स्पैन, ये तो चलो दोनों के लिए कॉमन है। तो 40 RMR वाले के लिए 7 आवर्स, 60 RMR वाले के लिए 400 आवर्स। तो किस फैक्टर से इंक्रीज किया, उसका रेशियो ले लेंगे, 400/7। समथिंग अराउंड दिस 57.14, इस फैक्टर से इंक्रीज कर गया। RMR बढ़ने के कारण हमारा स्टैंड अप टाइम। क्लियर है ये क्वेश्चन, अब तो कोई डाउट नहीं है। ग्राफ क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट कीजिए तो। ये ग्राफ क्लियर हुआ कि नहीं। आज कॉन्सेप्चुअल चीज ज्यादा बताया जा रहा है। ग्राफ को रीड करने में कोई डाउट है क्या, कोई ग्राफिकल क्वेश्चन आए तो वो क्लियर तो नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि ये ग्राफ रीड करने का क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। आप बताओगे तभी पता चलेगा। ठीक है, मतलब क्लियर है। क्लियर है तो अब क्लोज करते हैं क्लास को, यहीं तक था, अब नेक्स्ट डे देखेंगे।